वालेकुम, मैं सिर्फ सलाह सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूँ वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको ना सिर्फ बायोलॉजी बल्कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर और दीगर सब्जेक्ट्स के नोट्स, प्रेजेंटेशंस और क्विजेस, आपको तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं हमारी वेबसाइट पर। तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, विच इज़ vtutions.com। आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर हमारी चीज़ों को एक्सेस करने का आसान तरीका है। आपको साइन अप करने की नीड है, जिसके लिए आपका ईमेल रिक्वायर्ड होगा और उसके बाद आप हमारी तमाम चीज़ों पर एक्सेस कर सकते हैं और आप वहाँ से लेक्चर्स और डिफरेंट चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लेक्चर 2 की जानिब, सेकंड ईयर बायोलॉजी। होमियोस्टेसिस में आपको मैंने कहा था कि बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों चीज़ों में डिवाइडेड है और इसी के साथ फिर मैंने आपको ये भी बताया कि बॉटनी में एक चैप्टर में डिवाइड था। तो बॉटनी में मैंने आपको बताया थी डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया था, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो उसमें से एक थे जैसे हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स, ये सारे थे। फिर मैंने कहा आपको ज़ीरोफाइट्स के बारे में बताया कि ज़ीरोफाइट्स उन जगहों पर पाए जाते हैं पौधे, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, तो इसी वजह से इनमें डिफरेंट एडेप्टेशंस होती हैं, यानी इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा गहराई में जाती हैं या फिर कुछ में हॉरिजॉन्टल रूट्स होती हैं, ताकि जो वाटर हो वो इवेपोरेट होने से पहले ही एब्ज़ॉर्ब हो जाए। थिक क्यूटिकल होती है, स्पाइन्स होते हैं, ये सारी मैंने आपको चीज़ें बताई। हाइड्रोफाइट्स का मैंने आपको बताया कि हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि पानी के अंदर मौजूद होते हैं, पार्शियल कंप्लीट सबमर्ज्ड होते हैं, डिपेंड्स अपॉन, और स्ट्रोमेटा उनकी सरफेस पर मौजूद होते हैं। और फिर हेलोफाइट्स का बताया वो प्लांट्स जो सैलाइन या ऐसी एरिया में मौजूद है जहाँ पानी नमकीन हो, तो इनके पास स्पेशल सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से एक्सेस सॉल्ट रिमूव हो जाता है, एनवायरनमेंट में आ जाता है। मीज़ोफाइट्स वो प्लांट्स जो कि मॉडरेट कंडीशन में मौजूद होते हैं। फिर उसी के बाद मैंने आपको उसी के साथ-साथ, अच्छा, ये फिर मैंने कॉन्सेप्ट दिया था हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक का भी, जो आज हम इसी लेक्चर में भी ये इंक्लूड होंगे। जैसे हाइपरटोनिक मैंने कहा था, वो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कॉन्संट्रेशन ज़्यादा हो, वो हाइपरटोनिक कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। जो मैं आपको बार-बार कहा था कि इनका ताल्लुक हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक आपको पता चलता है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट में अगर एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ, एनवायरनमेंट में सॉल्यूट अगर ज़्यादा है और सेल में सॉल्यूट कम है, तो अब जो सॉल्यू ये सेल है ये कहलाएगा हाइपोटोनिक। तो यानी हाइपोटोनिक मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कॉन्संट्रेशन कम हो विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट। तो फिर आइसोटोनिक एक मैंने आपको बताया कि अगर सेम कॉन्संट्रेशन हो एनवायरनमेंट और सेल में, तो वो आइसोटोनिक है। फिर आपको मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर का भी बताया था कि वो प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे, वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। वाटर पोटेंशियल मैंने आपको बताया था कि द पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल। और इसके अलावा आपको डिफरेंट चीज़ें मैंने बताई जो आप मेरे पुराने लेक्चर में जाके देख सकते हैं, व्हिच इज़ लेक्चर 1 ऑफ बॉटनी। ज़ूलॉजी में अच्छा लेक्चर आज हम 2 पढ़ेंगे और लेक्चर 1 में मैंने आपको होमियोस्टेसिस का बताया था कि होमियोस्टेसिस ज़रूरी है। होमियोस्टेसिस इज़ डिवाइडेड इंटू ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड अदर डिफरेंट। और फिर होमियोस्टेसिस है वो कंट्रोल होती है बाय द हेल्प ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। और फीडबैक मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था कि फीडबैक मैकेनिज्म में कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कंट्रोल सेंटर, रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स। और आपका जैसे जैसे कोई भी सिग्नल है, कोई भी आपकी चीज़ है, वो डिटेक्ट होती है बाय द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स व्हिच आर सेंसरी न्यूरॉन्स, और वो सिग्नल लेकर जाते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज द कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर से सिग्नल जाता है इफेक्टर्स के पास, जो ऑर्गन या मसल्स हैं, जो इस रिस्पॉन्स के खिलाफ एक्शन देंगे और होमियोस्टेसिस मेंटेन हो जाएगा। फिर होमियोस्टेसिस की दो टाइप्स थी, पॉजिटिव और नेगेटिव होमियोस्टेसिस, जिसके बारे में आप डिटेल मजीद मेरे लेक्चर 1 में देख सकते हैं ज़ूलॉजी के। लेक्चर 2 की जानिब चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। So the lecture outline for today is osmoregulation in terrestrial and aquatic animals, in which we will discuss about osmoregulation in terrestrial animals and how they cope up with the environment. And then we will discuss about the osmoregulation in aquatic animals, and we will differentiate aquatic animals into freshwater and marine animals. So let's continue. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स, और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कैसे होती है। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है कि फ्लूइड या आयंस का बैलेंस होना बॉडी में, वो ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है।
तो अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स सारे वो एनिमल्स जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, तो अब क्योंकि ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट से एक्सपोज़ हो रहे हैं, इस वजह से इनको इनके बॉडी से ख़ास तौर पे वाटर रिमूव हो सकता है। तो अब क्योंकि इन्हें वाटर अपने बॉडी में स्टोर करके रखना है, तो ये कुछ इक़दामात अपनी बॉडी में करके रखते हैं, जैसे या कुछ एडेप्टेशंस करते हैं। उनमें से पहले है वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग्स, यानी जो इनके आउटर बॉडी सरफेस पे वाटर प्रूफ की एक कवरिंग होती है, जो कि वाटर को एवेपोरेट होने से बचाती है। अगर मैं बात करता हूँ मैमल्स में, तो मैमल्स में क्यूटिकल की लेयर होती है। और अगर मैं बात करता हूँ रेप्टाइल्स या एव्स, बर्ड्स यानी, तो उनमें या वर्टिब्रेट्स, तो उनके अंदर केराटिनस की एक लेयर मौजूद होती है, एपिडर्मिस होती है, जो कि वाटर को एवेपोरेट होने से बचाती है। नेक्स्ट स्टोर करते हैं और सॉलिड वेस्ट को, जितने मैमल्स या एनिमल्स टेरेस्ट्रियल, तो अब ये सॉलिड वेस्ट को स्टोर करते हैं इन क्लोएका। तो वहां पर जब सॉलिड वेस्ट स्टोर हो रहा है, तो सॉलिड वेस्ट से जो भी कोई एक्सेस वाटर है, तो आपकी बॉडी वहां से भी एक्सेस वाटर रीअब्सॉर्ब करते रहती है। और उसके बाद यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, कुछ एनिमल्स जो हैं वो मेटाबॉलिक वाटर यूटिलाइज करते हैं, ये यूज करते हैं फॉर द ब्रेकिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म या फैटी एसिड्स को ब्रेक करने के लिए। और इसके अलावा कुछ एनिमल्स में खासियत ये भी है कि वो वेस्ट को भी स्टोर करते हैं। अब देखें, पानी की क्योंकि किल्लत है, इस वजह से पानी को सबसे से ज़्यादा बॉडी ने एब्जॉर्ब करना है, रीअब्जॉर्ब करना है। तो बॉडी इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें टेक्निक्स करती है। तो उसमें से एक टेक्निक स्टोरिंग द वेस्ट भी है, यानी ये कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड, जैसे ह्यूमंस की मैं बात करता हूँ, तो ह्यूमंस यूरिक एसिड कुछ स्टोर कर लेते हैं किडनी में। उससे ये होता है कि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, यानी ये कि वही हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक वाला कॉन्सेप्ट, कि अब जाहिर सी बात है किडनी में हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हो जाता है थोड़ा। तो हाइपरटोनिक कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। तो अब हमेशा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाटर गेन करता है, तो इस वजह से किडनी वाटर रीअब्सॉर्ब कर सकती है। तो इस वजह से कुछ यूरिक एसिड या कुछ वेस्ट जो है वो डिफरेंट एनिमल्स स्टोर कर लेते हैं टू रीअब्सॉर्ब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अब टेरेस्ट्रियल के बाद अब बात करते हैं कि पानी में पाई जाने वाली जितनी भी जानदार चीजें हैं। तो पानी अब देखें दो तरह से मौजूद होता है, आपके एनवायरनमेंट में मौजूद है, या तो फ्रेश वाटर होता है या मेरीन। फ्रेश वाटर वो है नहीं जो आप नॉर्मल ड्रिंकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है। जबकि मेरीन जो वाटर होता है वो सेलाइन वाटर होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो ऐसा पानी जिसके अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो आपके पीने के लिए वो पानी मुनासिब नहीं है। अगर कोई पी लेते हैं, जैसे आप अक्सर मूवीज़ या डिफरेंट शोज़ में देखते होंगे, या आप किसी ने अगर गलती से पी भी लिया हो समंदर का पानी, तो उससे क्या होता है कि आपको वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, डिफरेंट चीज़ें शुरू हो जाती हैं। एक तो ये कि सॉल्ट की भी वजह से, और दूसरा ये कि वो पानी पीने लायक नहीं होता, जर्म्स वगैरह भी होते हैं। तो अच्छा खैर, अब हम चलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन डिस्कस करते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स में किस तरह होती है। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स में सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ फ्रेश वाटर प्रोटोक्टिस की, तो उनके पास ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है देन एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से इनकी बॉडी, प्रोटोक्टिस की बॉडी वाटर एब्जॉर्ब करते रहती है। अब देखें, क्योंकि बॉडी वाटर मुस्तकिल एब्जॉर्ब कर रही है, तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि सेल बर्स्ट यानी फट जाए। तो उसके लिए क्या एडेप्टेशन करते हैं कि इनकी बॉडी में वैक्यूल मौजूद है। वैक्यूल क्या था कि वैक्यूल सेल का एक ऑर्गेनेली है, जो कि बेसिकली एक स्टोरिंग के तौर पे भी काम कर रहा होता है। तो वैक्यूल में कुछ वाटर स्टोर कर लेते हैं ताकि ये सेल बर्स्ट यानी फटने से बच सके। नेक्स्ट क्या है कि ऑस्मो रेगुलेशन बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। अब ये बात फ्रेश वाटर की ही हो रही है। अब मैं फ्रेश वाटर फिश की बात करता हूँ। तो फ्रेश वाटर में यानी जो नॉर्मल आपका पीने वाला पानी है, दरिया वगैरह का, तो अब फ्रेश वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो इस हिसाब से फ्रेश वाटर क्या हो गया, हाइपोटोनिक। और फिश के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। तो अब क्योंकि हाइपरटोनिक फिश का एनवायरनमेंट है, यानी फिश में ज्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, तो फिश मुस्तकिल वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है आसानी, इसको कोई इतनी मुश्किलात दरपेश नहीं आएंगी। तो अब क्योंकि ये बॉडी इनकी मुस्तकिल पानी एब्जॉर्ब कर रही है, और साथ ही इनको इसकी कंसंट्रेशन मेंटेन रखनी है, तो क्या करते हैं ये कि ये जो यूरिन रिलीज करते हैं वो डाइल्यूट होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर मौजूद होता है, और ये डाइल्यूट यूरिन रिलीज करते हैं।
और उस नतीजे में या उस दौरान कोई अगर इनके आयंस रिलीज हो गए वाटर के अंदर, तो गिल्स सेलेक्टिवली उन आयंस को भी रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनिमल्स की बात करते हैं। मैरीन एनिमल्स यानी मैरीन वाटर, ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो अब फिश की मैं एग्जांपल देता हूँ, तो फिश की बॉडी में हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, यानी फिश की बॉडी में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। तो अब पानी में क्योंकि हाइपरटोनिक है, तो हाइपरटोनिक हमेशा वाटर गेन करता है। तो इस वजह से जो समंदर का पानी है वो मछली के अंदर से पानी जस्ट करेगा, निकालेगा। तो अब क्योंकि डिहाइड्रेशन इनको हो सकती है, मर सकते हैं, तो ये इस तरह कोप करते हैं कि ये अपना जो इनकी किडनी में फिल्ट्रेशन रेट होता है वो स्लो कर देते हैं। तो अब फिल्ट्रेशन जब जाहिर सी बात है हल्की होगी, तो इनकी बॉडी में थोड़ा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट रहेगा, जिसकी वजह से ये कुछ वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो और इसी और जो बाकी आइंस वगैरह हैं या कुछ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन से मेंटेन रखनी है, तो वो भी गिल्स के थ्रू मेंटेन कर लेते हैं। तो इस तरह वाटर एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन होती है। अच्छा, इसके बरअक्स या इसके ऑपोजिट ऑस्मो रेगुलेशन अगर मैं बात करूं बोनी फिशेस की, तो बोनी फिशेस जैसे कि शार्क या रे, ईल, ये सारी, तो इनकी बॉडी में इन जो एनवायरनमेंट होता है वो हाइपरटोनिक होता है, यानी उनमें बॉडी में ज्यादा सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन होती है बनिस्बत ये कार्टिलेजिनस फिशेस की। तो उसकी वजह से ये बोनी फिशेस जो है मेरीन की, उनमें हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हुआ, तो अब इन्हें इसी वजह से कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम पेश नहीं आती फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये नॉर्मली वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और उसी वजह से ये जो यूरिन रिलीज करते हैं वो कुछ आइसोटोनिक होता है। अब इसी के अलावा एक और एनिमल्स होते हैं। यहाँ पर बात हो गई कि एक हाइपरटोनिक एनिमल्स हो गए, एक हाइपोटोनिक एनिमल्स हो गए। तो ये भी सवाल आया होगा कि कोई आइसोटोनिक एनिमल भी होता है। तो हाँ, ऑस्मो कन्फर्मर्स ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं, ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं मेरीन, जिनकी बॉडी में आइसोटोनिक एनवायरनमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। तो आप दोनों में, सराउंडिंग और फिश की बॉडी दोनों के अंदर या एनिमल की बॉडी में, दोनों में सेम कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है अप्रोक्सीमेटली। तो इस वजह से इनको इतना, इनकी बॉडी में कोई ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं होता, और ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। इसकी एक एग्जांपल है हैग फिश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या कोई क्वेश्चंस पूछने हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी में पूछ सकते हैं। लिंक एक्टिवेटेड है, वहां पर मैं मौजूद हूँ आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब फॉर दी फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, या फिर आपको कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, लेक्चर, प्रेजेंटेशन या क्विज देना है, तो आप हमारी वेबसाइट vtuitions.com से दे सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स विच इज विद फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक। सो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।